तो हम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का जून 2020 का क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 71 से क्वेश्चन नंबर 80 तक देखने वाले हैं। इन क्वेश्चंस की थीम है कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, स्टैंडर्ड डेविएशन, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, टर्म्स ऑफ ट्रेड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंटरनेशनल ट्रेड, ग्रोथ डायग्नोस्टिक्स, सीपी ब्लैकर थ्योरी, केवाईसी, बैंक फेलियर। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी बाय इंडिविजुअल। तो अगर एक इंडिविजुअल अपने पास मनी को होल्ड करके रखता है तो उसको कौन सी कॉस्ट फेस करनी पड़ती है। पहला ऑप्शन है लॉस ऑफ रियल वैल्यू ऑफ मनी ड्यू टू डिफ्लेशन। तो ये गलत है, क्योंकि डिफ्लेशन अगर होगा तो रियल वैल्यू जो होगी मनी की वो बढ़ जाएगी। दूसरा है फोरगोन इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग। तो ये सही स्टेटमेंट है। तो अगर कोई इंडिविजुअल पैसे को अपने पास रखता है और उसको बैंक में जमा नहीं करता तो जो इंटरेस्ट उसको उस मनी पे मिलता वो अब उसको नहीं मिलेगा। तीसरा है यूटिलिटी फोरगोन बाय नॉट बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो अगर कोई पर्सन अपने पास मनी को होल्ड करेगा तो जो सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी उसको मिलती गुड्स और सर्विसेज खरीद कर वो उसको नहीं मिलेगी। और फोर्थ है रिटर्न फोरगोन बाय नॉट होल्डिंग अदर एसिड्स। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो अगर कोई पर्सन अपने पास मनी होल्ड करेगा तो दूसरे एसिड्स जिनसे कि उसको रिटर्न मिल सकता था वो उसको नहीं मिल पाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। गिवन सिग्मा एज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए गिवन सीरीज एंड इफ टू ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज is added a constant k, then what will be the standard deviation of the new series। तो अगर हमारे पास कोई एक सीरीज है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है और उसकी मीन वैल्यू हम म्यू मान लेते हैं, और अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को हम इंक्रीज कर देंगे बाई के, तो जो उसका मीन होगा वो शिफ्ट हो जाएगा म्यू प्लस के पर। तो ये वैल्यू हो गई म्यू प्लस के की, लेकिन जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो उतना ही रहेगा। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज rate at which population increases per thousand per annum, rate at which birth rate increases per thousand per annum, rate at which population increases per 10,000 per annum, rate at which fertility rate increases per annum। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, rate at which population increases per 1000 per annum। Question number 74, changes in terms of trade typically put less developed countries at a disadvantage because they specialize and trade in agriculture goods rather than manufacturing goods। तो ये सही स्टेटमेंट है। They have higher labor cost। तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि लेस डेवलप्ड कंट्रीज में जो लेबर कॉस्ट होती है वो लेस होती है, ना कि हाई। थर्ड ऑप्शन है दे स्पेशलाइज एंड ट्रेड इन सर्विसेज लाइक टूरिज्म। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। टूरिज्म जैसी सर्विसेज लेस डेवलप्ड कंट्रीज में जो है लेस डेवलप्ड रहती हैं, तो उसका स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाता। फोर्थ ऑप्शन है इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज प्रैक्टिस अनफेयर ट्रेड विद लेस डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75, अकाउंट पेई क्रॉसिंग इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो अकाउंट पेई क्रॉसिंग होता है कि जैसे कि हमारा चेक है, तो हम चेक में दो क्रॉसिंग करके उसके अंदर लिख देते हैं अकाउंट पेई ओनली। तो अगर इस तरीके से लिख दिया जाता है तो फिर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता, इसलिए वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डिफाइन नहीं होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो अकाउंट पे क्रॉसिंग एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इंक्रीज करने के लिए सिक्योरिटी को चेक बेस्ड ट्रांजैक्शंस की। चेक्स जिनके ऊपर अकाउंट पे क्रॉसिंग लिखा रहता है उनको अकाउंट पे चेक कहा जाता है, और अकाउंट पे चेक लिखने के लिए हमें क्रॉस करनी होते हैं दो लाइंस टॉप लेफ्ट कॉर्नर में चेक के, और उसके अंदर हम लिखते हैं अकाउंट पे ओनली। और एक अकाउंट पे चेक इंश्योर करता है हाईली सिक्योर्ड ट्रांजैक्शन को, क्योंकि जो अमाउंट मेंशन्ड है उस अकाउंट पे चेक पर वो सिर्फ उसी व्यक्ति के द्वारा निकाला जा सकता है जिसका नाम उस चेक पर लिखा हुआ है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कि साइन किया जाता है उसके द्वारा जो उसको लिख रहा है, और ये एक अनकंडीशनल प्रोमिस होता है पे करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट को जब डिलीवरी करी जाए या फिर एक स्पेसिफिक फ्यूचर डेट पर उसको जो भी उस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर रहा है। इसके एग्जाम्पल होते हैं बैंक चेक, प्रोमिसरी नोट्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो अकाउंट पे क्रॉसिंग चेक पर उसको नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना देता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो था ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था दिसंबर 1881 में, और इसको ऑफिशियली
इफेक्ट में लाया गया था 1 मार्च 1882 से। क्वेश्चन नंबर 76 में हमें मैचिंग करनी है। तो रिबिन्स्की थ्योरम ये इफेक्ट बताती है फैक्टर ग्रोथ का ऑन प्रोडक्शन एंड ट्रेड। मैजलर इफेक्ट बताता है टैरिफ का ऑन डोमेस्टिक प्राइस। स्टोल्पर साइमुल्सन थ्योरम इफेक्ट बताता है टैरिफ का ऑन फैक्टर प्राइस। और इमेसराइजिंग ग्रोथ इफेक्ट बताता है ग्रोथ का ऑन टर्म्स ऑफ ट्रेड। हम क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। अ डिसीजन ट्री फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई कंट्रीज मोस्ट बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ इज टर्म्ड एज, तो इसका सही आंसर है ग्रोथ डायग्नोस्टिक। तो होसमैन, रोड्रिक एंड वेलेस्को ने 2005 में एक पेपर लिखा था जिसमें उन्होंने एडवोकेट किया था एक नई मेथोडोलॉजी को जिससे कि पढ़ा जा सकता है कंस्ट्रेंट ऑफ ग्रोथ को। ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट था ट्रेडिशनल अप्रोचेस से और इसको कहा गया ग्रोथ डायग्नोस्टिक अप्रोच। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे कि हम हाइपोथेसिस बनाते हैं ये जानने के लिए कंट्री की ग्रोथ में क्या रुकावट लाता है। तो ये अप्रोच इकोनॉमिक ग्रोथ को देखती है एज अ रिजल्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन अंडर कंस्ट्रेंट, और इसके थ्रू हम देखते हैं कि वो कौन सा कंस्ट्रेंट है जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ को रोक रहा है बढ़ने से, और इसको एस्टिमेट किया जाता है शैडो प्राइस के थ्रू। तो जितना ज़्यादा शैडो प्राइस होगा उतनी ज़्यादा स्कार्सिटी दिखेगी रिसोर्सेज की, और वो दिखाएगा कि जो रिसोर्स हैं ये कंस्ट्रेंट कर रहे हैं ग्रोथ को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग बैटलर्स स्टेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ डायग्राम द पोर्शन बिटवीन ए बी एंड सी इम्प्लाइज। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है ये बर्थ रेट को रिप्रेजेंट कर रही है और नीचे वाली लाइन डेथ रेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो पोर्शन होगा ए बी सी का ये रिप्रेजेंट करेगा अर्ली एक्सपेंडिंग को। अब हम क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ केवाईसी स्टैंडर्ड्स कैन सब्जेक्ट अ बैंक टू सीरियस एंड काउंटर पार्टी रिस्क एज फॉलोज। रेपुटेशन रिस्क, तो ये बिल्कुल रहता है अगर केवाईसी फॉलो नहीं होगा। कंप्लायंस रिस्क भी रहता है, लीगल रिस्क भी रहता है, बैंक्रप्सी रिस्क नहीं रहता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ए बी एंड सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। गिवन बिलो are two statements, one is labeled as assertion and other is labeled as reason. The main cause of commercial bank failure is because of providing inappropriate loans to bank insiders, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बैंक एम्प्लॉयज आर प्रोवाइडेड लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट, ये भी सही स्टेटमेंट है, लेकिन जो रीजनिंग है ये करेक्ट रीजनिंग नहीं है असर्शन की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कि बोथ असर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थैंक यू।